हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, लगभग 126 पेज का है और 60 पेज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका बहुत सारा पार्ट अपलोड कर दिया गया है, लगभग शायद 10 या 11 पार्ट अपलोड हो गया है। अभी हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन पढ़ने वाले हैं, जिसका 2-3 वीडियो अपलोड हो गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। और आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। हम लोग देख लिए थे कि वन कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत कुछ, कि कौन कौन सा पेड़ पौधा या ये तालिका हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा जो प्रजाति है वह विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के खतरे में है, ये सब देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले थे, चलिए ये हम राष्ट्रीय अभयारण्य भी आप लोगों को कहे थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद उसको याद कीजिएगा। होपफुली आप याद कर लिए होंगे। चलिए आज हम लोग इससे आगे यहाँ से देखने वाले हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, विहार एवं जैव मंडलों की सूची, अच्छा ये भी शायद नहीं, सूची तालिका 2 में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, विहारों एवं जैव मंडल क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो ये यहाँ पर जो तालिका ऊपर आप लोग देख रहे थे उसमें जैव मंडल और अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के बारे में दिया हुआ था, उसी बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रजनन केंद्र क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आती है। देखिए इसमें थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो उस पर आप ध्यान दीजिए, आप समझते चलिए और जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होगा उसको हम बार बार बोल देंगे ताकि आपको ध्यान रहे, और अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों का प्रजनन दर में कमी आती है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त सूची में शामिल है। इसलिए जीवों के प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित होनी चाहिए। तो क्या है कि प्रजनन दर में कमी हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि उसमें उसके प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो रही है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो अब प्रजनन केंद्र से इसमें आपको समझ में आ गया कि ठीक है, प्रजनन में संकटग्रस्त मतलब सूची में आ रहे हैं प्रजनन में कमी होने के कारण, इसलिए उसकी सुविधा देनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा और आप हो सकता है कि अगर ध्यान ना रहे तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसको नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश में क्या है, घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो रही है। इसके लिए मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और उड़ीसा में नंदनकानन में उजले बाघों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इससे क्वेश्चन एकदम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में घड़ियालों के लिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में बनाया गया, मध्य प्रदेश मुरैना में। उसके बाद फिर नंदनकानन में, उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघों के प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। तो दोनों फैक्ट्स को एकदम याद रखना है आपको। उसके बाद आता है शिकार पर रोक। वन्य प्राणियों के ह्रास का एक मुख्य कारण इनके शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है। यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित है, किंतु स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी एवं तस्करी हो रही है, जिसके कारण वन्य जीव
वन्य जीवों का तेज़ी से दोहन हो रहा है। इस पर सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। बिहार के दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान अभयारण्य पक्षी विहार क्षेत्र एक अच्छा उदाहरण है, जहां प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वॉच टावर का निर्माण कराया गया है। तो अब देखिए, यह आपको समझ में आ गया, शिकार पर रोक करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान अभयारण्य यानी पक्षी विहार क्षेत्र है, एक अच्छा उदाहरण है जहाँ प्रवासी पक्षियों का शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान, ठीक है, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य, बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या याद रखना है, जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो ये सब याद रखेगा, ठीक है। वहाँ एक वॉच टावर लगाया गया है। तो यह याद एकदम रखना है कि बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान, ये सब ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और आप भूल जाते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं जैव पायरेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर बायो पायरेसी प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो अच्छा, हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बहुत ही धुंधला लिखा हुआ है, पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। यह आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैविक तकनीक का प्रतिफल है। यह केवल वन्य प्राणियों के लिए एक गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पति के आनुवांशिक गुणों का पता लगाकर दूसरे जीवों एवं पौधों में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य प्रकार के जीव एवं पौधा विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से जैव अपहरण होता है, यानी आनुवांशिक गुणों की हेराफेरी की जाती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जैव अपहरण की समस्या। यहाँ पर जो धुंधला सा लिखा हुआ है वही है जैव अपहरण की समस्या, बायो पायरेसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन बॉक्स में क्या है। जैव अपहरण क्या है, प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहते हैं। मतलब कि जो डीएनए पहले से बन के आया हुआ है प्रकृति के अनुसार, उसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी करना, जिससे कि जैसे देखिए पहले एक मतलब जो सामान्य आजकल आप देखेंगे कि बहुत लंबा लंबा कद्दू आ रहा है, बहुत बहुत बड़ा तरबूज आ रहा है, बहुत बड़ा खीरा गाजर आ रहा है। तो उसमें मतलब कि इसमें हेरा फेरी किया जाता है, आनुवांशिक गुणों का हेरा फेरी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विकासशील देशों की जैव संपदा का विकसित देशों द्वारा अपनाई गई बायोपायरेसी के कई उदाहरण देखने में आए हैं। उपयोगी जर्म प्लाज्मा की पहचान तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन कर ऐसा संभव है। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जर्म प्लाज्म भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जर्म प्लाज्म भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है। तो यही बताया जा रहा है कि जर्म प्लाज्म का उपयोग कैसे होता है। उपयोगी जर्म प्लाज्म की पहचान तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन करके ऐसा किया जाता है।
ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाला पेंडिप्लांड्रू ब्राज़ीलियन ब्रेंजिन नाम का पौधा इसी प्रभाव में आ गया है। इस पौधे में पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन की मिठास चीनी से 2000 गुना अधिक होती है। इसमें कैलोरी भी कम होती है। अमेरिका द्वारा मिठास उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान कर ली गई है। इस जीन को मक्का के पौधे में प्रतिस्थापित कर मकई के पौधा से चीनी से भी अधिक मिठास तथा कम कैलोरी वाला जैविक उत्पाद प्राप्त करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि गन्ने से चीनी का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों के लिए यह जैव अपहरण एक प्रकार की चुनौती है। इसके लिए अब कई राष्ट्रों द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हॉट स्पॉट चिन्हित कर जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है। हॉट स्पॉट चिन्हित कर जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो यह जो मतलब यह कहानी एक तरह के पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है एक पौधा है जिसको कि पेंडिप्लेंड्रा, ठीक है, पेंडिप्लेंड्रा ब्राज़ीलियन ये पौधे का नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पौधे में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन की मिठास चीनी से भी 2000 गुना अधिक है, जिसमें कैलोरी कम है। और उसको अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है कि उसके जीन को किसी तरह मिठास जिस जीन से होता है उसको हम मक्के में डाल देंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और उससे कैलोरी भी कम मिलेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है, ठीक है। हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ा देखते हैं। नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में इन सेतु संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया। इन सेतु पर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इन सेतु क्या होता है। जब किसी प्राकृतिक पर्यावरण को या भूखंड को हम लोग संरक्षित कर देते हैं कि वहाँ पर कोई और जाएगा आएगा नहीं, मतलब उसको थोड़ा संरक्षण दे देते हैं, तो उसको इन सेतु संरक्षण कहते हैं, ठीक है। एक्स सेतु किसको कहते हैं? जब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसको। तो यह नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में इन सेतु संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया, ठीक है। हॉट स्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य शर्तें। यहाँ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। द हॉट स्पॉट आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। तो हॉट स्पॉट क्या होता है? द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब ऐसा इलाका जो कि बहुत रिच है लेकिन वह बहुत ही मोस्ट थ्रेटेंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त रिजर्वायर है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लाइफ के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा इलाका, ऐसा जगह जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रिचेस्ट है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन वह मोस्ट थ्रेटेंड है, मतलब कि संकटग्रस्त है, इसलिए उसको हॉट स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट्स के निर्धारण के लिए मुख्य शर्तें हैं। कुछ शर्तें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला शर्त है देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो कि कहीं और नहीं पाई जाती है, उसी इलाके में पाई जाती है। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। आगे देखते हैं। अच्छा, यही दोनों है, तो दो ही बात है कि पहला तो ऐसा कोई जगह, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य कहीं नहीं पाई जाती उस इलाके को, ठीक है, और अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। तो यह दो मुख्य शर्तें हैं।
जिससे हॉटस्पॉट का निर्धारण होता है। चलिए अब नीचे देखते हैं यहाँ पर शायद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। ये तो जो लिखा हुआ है बहुत ही धुंधला लिखा हुआ है, तो नीचे देखते हैं, समझ में आ जाएगा शायद। अच्छा, इसमें और कुछ ऊपर तो नहीं था। चलिए तो यही ये येलो जो डब्बा दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेड जो लिखा हुआ है वो बहुत ही प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ने में आ गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5,500 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। तो अधिकारियों ने क्या पाया कि जब यह शताब्दी शुरू हो रहा था, यानी 20वीं शताब्दी शुरू हो रहा था, उस समय 5,500 टाइगर थे और अब घटकर कितना हो गया है 1973 में 1,827। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों के खाल का व्यापार और इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के रूप में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। तो आपको यह याद रखना है कि भारत और नेपाल जो है दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराती है। ठीक है, और 1973 में यह संख्या मतलब 5,500 पहले था और 1973 में यह कितना हो गया 1,827 हो गया। तो यह दो बात आपको याद रखना है, पहले तो ऊपर का डेटा और नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाघों का 2/3 आवास उपलब्ध कौन कराता है, भारत और नेपाल। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। तो 1973 आपको ज़रूर याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1973 में हुई। इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4,002 हो गया, जो कि 1,827 था 1973 में। वह अभी कितना 1985 में कितना हो गया 4,002। उसके बाद 1989 में 4,334 हो गई, परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर 3,600 तक पहुंच गई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। यह उदाहरण भी आपको याद रखना है। मेन बात क्या है, 1900 शुरू के 1900 में मतलब 20वीं शताब्दी में या 5,500 टाइगर था। 1973 में कितना हो गया 1,827 हो गया। 1985 में 4,200 हो गया, 4,002 हो गया। 1989 में 4,334 हो गया। 1993 में इसकी संख्या घट के 3,600 हो गई और
हमारे यहाँ कितना बाघ रिजर्व है? 27 बाघ रिजर्व है। ठीक है। भारत और नेपाल 2/3 बाघों को आवास देती है। चलिए, उसके बाद यह उत्तरांचल में आपसे पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तरांचल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ये तो याद ही होगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं ताकि समझ में आए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधला है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थल के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि ये वन और वनस्पतियों से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव विहार चोरी घोषित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठी से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो अब याद रखना है कि एक तो क्या है, सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में है, उसके गांव के लोग वन संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद करवा दिए हैं, मतलब बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव विहार चोरी, ठीक है, भैरव देव डाकव विहार चोरी घोषित कर दी है। विहार चोरी घोषित कर दी जिसके अपने ही नियम है, ठीक है, जो कि शिकार को वर्जित करते हैं और बाहरी घुसपैठ को भी मना करते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि अलवर ज़िले में 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव विहार चोरी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो यह याद रखना है। 1200 हेक्टेयर याद मत रखिए, लेकिन भैरव देव डाकव बिहार चोरी यह कहाँ पर? राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं। आदिवासी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं। यह वन्य जीवों का आखेट, मछली पकड़ना, जंगली फल कंद बीज प्राप्त करना एवं सीमित मात्रा में कृषि साधन आदि से ही अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन आदिवासी को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय तथा सचेत होते हैं। ये जंगली पौधे के बीज आदि के अंकुरन के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं और अपने पालतू पशुओं को भी जंगल में प्रवेश से रोकते हैं। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्र को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण तथा उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं था इस पैराग्राफ में। आगे देखते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में सफल नहीं हो रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय
पौधों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो यह भी याद रखना कि हिमालय में चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है, हिमालय का है, ठीक है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को कृषकों में क्रमशः पारिस्थितिक के अनुरूप कृषि की जागृति आई। जैसे टिहरी में किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि संभव है। तो अब इसमें से दो चीज़ याद रखना है आपको, हिमालय में चिपको आंदोलन, ठीक है, केवल वनों की कटाई को ही नहीं रोके बल्कि और भी बहुत सारा काम किया। और उसके बाद टिहरी के किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी बहुत सारे फसल उगाए जा सकते हैं। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, हिमालय में चिपको आंदोलन, दूसरा टिहरी के किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन। तो हो गया, इसमें इतना ही याद रखने जैसा था। आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यह याद रखिएगा, चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अनपढ़ जातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे बड़े पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकार किया गया। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या किया जाता था, पेड़ों के साथ चिपक दिया मतलब उसको गले लगाया जाता था, या उसके साथ चिपको आंदोलन, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है। तो इसके बारे में तो आप बहुत सुने होंगे। तो यह क्या था, कब शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1972 में चिपको आंदोलन, और प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में, जस्ट इसके बाद। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखते हैं अब हम लोग। अच्छा, आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आधे घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।